नमस्कार, मैं हूं आरजे मन। ओहो रेडियो के स्टूडियो से इस वक्त आपके बीच आयुर्वाणी, ये कमाल का पॉडकास्ट जिसमें हम आपको बताते हैं कि आयुर्वेद हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है और आयुर्वेद हमसे क्या क्या कहता है। और आज एक बड़े ही सीरियस विषय पर हम बात करने वाले हैं जो कि है कैंसर। और इसे लेके आज हमारे बीच है डॉक्टर राजीव सर। सर बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। सर सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमारे देखने वालों को। जी, मैं डॉक्टर राजीव कुमार, वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड, और मैं वहाँ पे शल्य तंत्र विभाग में हूँ। वर्तमान में वहाँ पे मैं कैंसर का सारा काम देखता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज से और साथ में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने वहीं से किया है। मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं वहाँ पे काम करते हुए, तो मैं बड़े अच्छे कैंसर के पेशेंट्स देखता हूँ वहाँ पे। तो सर आयुर्वेद में कैसे रुझान, कैसे रुचि आई कि इस तरफ जाना है? एक्चुअली जब हम अपनी सोसाइटी में नज़र उठा के देखते हैं तो बहुत सारे विधाएं हैं चिकित्सा की, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। कहीं कोई उस सिस्टम में जाता है, कोई इस सिस्टम में जाता है, तो वहाँ पे जाके पता लगता है कि यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरा ये था कि आयुर्वेद दुनिया की जितनी चिकित्सा है सबकी मदर है, प्राचीनतम चिकित्सा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इनमें से कुछ ऐसा निकाला जाए, कुछ ऐसी चीज़ों पे काम किया जाए कि उन मरीजों के लिए काम हो जाए जिनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ उन सारे विकल्पों को ढूंढने में, और इसलिए मैंने कैंसर जैसा सब्जेक्ट चुना, क्योंकि अभी भी उस पर बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो मेरी तलाश है कि अभी उस पर काम कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने नई ढूंढी है कैंसर रोगियों के लिए। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता है प्रोफेसर, वहाँ पे तो उनके अंडर में मैं काम कर रहा था। तो राजस्थान से एक स्टेज 4 के कैंसर पेशेंट वहाँ एडमिट हुए, और 2 ग्राम हीमोग्लोबिन, जिसको आप कहते हो कि 2 ग्राम खून है, उस पर वो एडमिट थे। कोई उनके पास उम्मीद नहीं बची थी। तो प्रोफेसर अजय कुमार गुप्ता का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और सर ने मुझे बुला के बोला कि इस पेशेंट को देखना है, ये तेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2 महीने तक देखा। सर ने जो भी औषधियाँ चलाई, जो भी दवाई चलाई, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं था, मैंने उनसे सीखा। 2 महीने तक मैंने उसको टैली किया, और 2 महीने के ट्रीटमेंट में मैंने देखा उनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम से 8 ग्राम आ गया। वो खाना खाने लगे, उठ के चलने लगे, उनकी शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ मानसिक क्षमता पूरी तरह से चेंज हो गई। वो उनको 4 लोग पकड़ के उठाते थे, बिठाते थे, खाना नहीं खाते थे, नाक में नली डली थी। तो काफ़ी सारे चेंजेस मैंने देखे। वो मेरा कैंसर पेशेंट्स को लेके पहला एक्सपोजर था। उसके बाद मुझे अभी उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी, जो मर्म चिकित्सा के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनका भी कैंसर पे बहुत सारा काम है। तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनसे मैंने कैंसर पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर चूँकि शासन के भी बहुत सारे कहते हैं कि इसमें कुछ नया होना चाहिए, तो उत्तराखंड शासन और जो हमारे वर्तमान कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी, उनकी निर्देश के अनुसार मैंने अलग अलग जगह जाके कैंसर की ट्रेनिंग करी। तो मुझे वो ट्रेनिंग करने का मौका मिला उनकी तरफ से। तो धीरे धीरे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मेरे अंदर जो कैंसर क्षेत्र में जो विशेषता मैंने हासिल की है, वो इन सब गुरुजनों का आशीर्वाद है। और सबसे ज़्यादा मुझे मरीजों से सीखने को मिलता है। तो कैंसर के जो रोगी मुझे डे बाय डे सिखाते हैं, बस इन्हीं से विशिष्टता डेवलप हुई है। क्योंकि आप अभी खोज करना चाहते हैं इसमें कि आयुर्वेद किस तरह से इसको क्योर कर सकता है, किस तरह से बचा सकता है, या फिर वो पहले ही अगर रोकथाम कर दी जाए तो कैंसर से बचा जा सकता है, बाद में ट्रीटमेंट का तो बाद में। तो सर आयुर्वेद है, इसमें जो ट्रीटमेंट अभी हो रहा है कैंसर के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अभी क्या ट्रीटमेंट हमारे पास हैं जो अवेलेबल हैं, जो आमतौर पर किए जाते हैं। देखो, आयुर्वेद में जब कैंसर की बात आती है तो कैंसर को सबसे जो पुरानी बुक है हमारी, वो आयुर्वेद की वो चरक संहिता है। उसने अर्बुद के नाम से उसका उल्लेख किया है। उसके बाद जो सुश्रुत संहिता सेकंड बुक है, उसने बहुत ही डिटेल में बताया है। जो आप सुनते हो आज कैंसर स्टेज 1 है, 2 है, वो फैल गया है, ये हो गया है, वो मेटास्टेटिक फेज में चला गया है, वो सारी बातें उन्होंने पहले ही एक्सप्लेन की है। बस उसको लिटरेचर को पढ़ने की आवश्यकता थी, तो हमने उसको पढ़ा है, उससे सीखा है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट में जो सुश्रुत संहिता कहती है, उसमें 4 तरह के ट्रीटमेंट है। शल्य चिकित्सा, जिसमें हम रोगी को ऑपरेशन की सलाह देते हैं। दूसरी समन चिकित्सा है। समन चिकित्सा में विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हमारे पास है, हम उनका प्रयोग करते हैं कैंसर की चिकित्सा के लिए। तीसरी हमारे पास शोधन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा में हम, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा पंचकर्म, तो हम उनकी उस थेरेपी की हम हेल्प लेते हैं ताकि जो रोगी है उसको दोबारा से कैंसर ना हो, या उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो चले जाए। और चौथी चिकित्सा हमारे पास रसायन चिकित्सा है। जैसे जिन लोगों के पास कोई होप नहीं है, कोई विकल्प नहीं बचा है, या जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं,
उनके लिए हमारे पास रसायन चिकित्सा है। उनमें कुछ स्पेशल दवाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे ना सिर्फ मरीज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो, बल्कि जो साइड इफेक्ट हुए हैं, पीछे किसी ने रेडियो कराया या कीमो कराया है या कैंसर सेल्स के जो बॉडी पे नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए ये 4 तरह की चिकित्सा हम आयुर्वेद में कैंसर के रोगियों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो कीमो जो होती है वो पहले ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद कीमोथेरेपी होती है। एक्चुअली ये मॉडर्न साइड का विषय है वैसे, फिर भी मैं आपको जब आपने बात उठा दी तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद में क्या करते हैं कीमोथेरेपी की जगह पे, या फिर किस तरह से उसको डिफाइन? हाँ, कीमोथेरेपी की जगह पे हम रसायन चिकित्सा और समन चिकित्सा का हेल्प लेते हैं। हमारे यहाँ 2 ऑप्शन बचते हैं, समन चिकित्सा और रसायन चिकित्सा। तो हम कीमो रेडियो नहीं कराते, हम इन दोनों चिकित्साओं को कराते हैं। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो इसमें तो अलग अलग तरह के इलाज हैं, तो क्या आयुर्वेद और जो मॉडर्न चीज़ें हैं इनको मिला के कुछ बेहतर किया जा सकता है, या फिर आयुर्वेद अपनी तरह में इतना विकसित हो जाएगा एक समय में कि कैंसर का जो इलाज होगा वो आयुर्वेद से बेहतर हो पाएगा? देखिए, अभी जो वर्तमान समय है, अभी जितनी विधाएं वर्तमान में हैं वो सभी खोजी विधाएं है। वो सारी की सारी एक परमानेंट उपाय ढूंढ रही है। टिल डेट अभी तक मतलब लोग कहते हैं, पर एक्चुअली अभी अंडर द रिसर्च ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों विधा फिलहाल आज के डेट में एक दूसरे की पूरक है। पूरक इन द सेंस दोनों ही विधाओं में, जैसे आचार्य सुश्रुत है वो सर्जरी के जनक कहे जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर भाई कैंसर है, प्राइमरी स्टेज में है, तो उसको ऑपरेशन कर दो, सर्जरी कर दो। मॉडर्न साइड भी सर्जरी की सलाह देता है, और जो सबसे विश्वसनीय चिकित्सा है। उसके बाद जब आप आते हैं तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की बात उधर करते हैं, तो उसकी अपनी लिमिटेशन है। हर पेशेंट को नहीं दी जा सकती। बूढ़ा पेशेंट है, ओल्ड एज है, बच्चा है, उसके आफ्टर इफेक्ट काफी ज्यादा है, मेमोरी लॉस जी, बहुत सारे नुकसान है कीमो रेडियो के, बहुत सारे फायदे भी है। तो जो जहाँ लिमिटेशंस आती है वहाँ हम आयुर्वेद को यूज कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्टेज 4 में चले गए, मेटास्टेटिक है, जिनके लिए कीमो रेडियो का ऑप्शन ही नहीं है, तो उस ऑप्शन को भी हम आयुर्वेद की तरह यूज कर सकते हैं। और अगर कोई मरीज ऐसा है जो कीमो रेडियो को यूज ही नहीं करना चाहता, वो प्योर आयुर्वेद पे आना चाहता है, तो उसके लिए प्योर आयुर्वेद की चिकित्सा बची रहती है। उसमें वो रसायन और समन औषधियों का प्रयोग करके कैंसर सेल्स को हरा सकता है। खान पान इंसान का कैसा होना चाहिए कि कैंसर हो जाने से पहले ही वो उसे रोक सके, और उसकी दिनचर्या नॉर्मल कैसी होनी चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है दिनचर्या और ऋतुचर्या। ऋतुचर्या, दिनचर्या मतलब जब हम सुबह से उठते हैं और शाम सोने तक, तो आयुर्वेद ने अलग अलग तरीके से बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद किस तरह से नहाना चाहिए, फिर जो लाइफ स्टाइल है आपका, रूटीन कैसा है, उसका प्रयोग कैसे किया जाए। दिनचर्या में हमारे पास 6 ऋतु आती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो आयुर्वेद ने ऋतु के हिसाब से जीवन शैली को अपनाने की सलाह दी। इसके अलावा अगर आयुर्वेद से थोड़ा आज मॉडर्न टच में बात करें तो हमें प्लास्टिक कंटेंट है, केमिकल कंटेंट है। आज अब जब सबसे पहले आप टूथपेस्ट करते हो तो वहीं से केमिकल दिन शुरू हो जाता है। तो आप जितना अपने आप को केमिकल कंटेंट से, प्लास्टिक कंटेंट से, जंक फूड से, इनसे बचा सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि कैंसर सेल्स जनरली इन सब के भरोसे बैठी रहती है कि कब हमें एक इनिशिएटिव मिले और हम एक्टिव हो जाए। वो ऑलरेडी बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स होती है, पर नॉर्मल सेल्स जब अपने नॉर्मल पैटर्न से हटके असामान्य वृद्धि करने लगती है तो उसको कैंसर सेल्स की तरह देखा जाता है। फिर एक बार वो कैंसर सेल अकेली बन जाए तो फिर वो अपनी तरह की कई सारी सेल्स बना देती है, ट्यूमर जैसे। जी, तो वो फिर वो मल्टीपल सेल्स बन के एक ट्यूमर बन जाता है, उसको हम कैंसर ट्यूमर कहते हैं। तो जो सुश्रुत संहिता है उसमें ऐसी कौन कौन सी बातें बताई गई हैं जो कि आम लोगों को पता होनी चाहिए, नॉर्मली जेनरिक, मतलब कि हाँ यार ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए। देखो, सुश्रुत संहिता का जो अर्बुद के नाम से कैंसर पे विषय, वो तो बहुत जटिल है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मैं बस इतना ही कहूँगा लोगों को कि कैंसर के बारे में जो सुश्रुत कहते हैं वो बहुत ऑथेंटिक डेटा है। उसमें उन्होंने कैंसर को 2 डिवीजन दिए, या तो वो अर्ली फेज में सर्जिकली ऑपरेट कर दिया जाए, वो ठीक है, और अगर वो आगे बढ़ गया है तो उसमें फिर विभिन्न प्रकार के जो चिकित्साएं हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जनरल पीपल के हिसाब से ये दोनों बातें व्यवहारिक रूप से उनको आजमानी चाहिए। जल्दी से जल्दी वो कैंसर की पहचान कर ले या उनके डॉक्टर को जल्दी पहचान हो जाए तो फिर जल्दी डिसीजन लेके ऑपरेशन करा ले। कई बार ऐसा होता है मरीज बैठा था, नहीं जी अभी नहीं, अभी तो देखते हैं, अभी ये करते हैं, अभी वेट करते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें इतना वेट करना चाहिए, सेल्स डेवलप होने से पहले। बिल्कुल, अगर आप प्राइमरी फेज में आपने डायग्नोज कर ली तो सुश्रुत का पहला सिद्धांत है कि शल्य चिकित्सा, मतलब सर्जरी करके इसको हटा दिया जाए, यही सबसे अच्छी चिकित्सा है। तो ये बात लोगों को सुश्रुत भी कहते हैं, आधुनिक साइंस भी यही बात मानता है।
आपके एक्सपीरियंस से, अभी तक पंचकर्म की आपने बात कही, तो आपके एक्सपीरियंस से कितना ये लाभदायक रहा लोगों के लिए जो पंचकर्म से चिकित्सा की गई? देखिए, पंचकर्म जो है वो एक अप्रत्यक्ष विधि है अप्रत्यक्ष। कैंसर के लोगों के लिए। कैंसर के पेशेंट्स को हम 2 क्राइटेरिया में रखते हैं। एक वो जिनको कैंसर हो चुका है, जो कैंसर रोग की वजह से ज़्यादा कमज़ोर है, जिनके पास फिजिकल एबिलिटी नहीं बची है, जो बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके हैं, उनके लिए पंचकर्म में जैसे कुछ थेरेपी है, जैसे सिरोधारा, जैसे अभ्यंग, ये एक तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से जो शरीर को मजबूत करने वाली चिकित्सा है, वो ये चिकित्सा है। इसमें शोधन चिकित्सा नहीं है। दूसरा कैटेगरी जो पेशेंट का है, वो वाला कैटेगरी जो कैंसर से ठीक हो चुका है। अब उसको इसलिए इलाज चाहिए कि दोबारा से ना हो जाए, क्योंकि कैंसर बहुत जल्दी लोगों को दोबारा होने के चांसेस होते हैं। एक बार हो गया दोबारा हो सकते हैं, बिल्कुल। तो वो वाले लोग वो भी उसी में आएंगे जिनको अभी तक हुआ ही नहीं है, या फिर जिन्होंने अभी तक ढूंढा नहीं है? जी, जिनको जो पहले इलाज करा के ठीक हो चुके हैं, उनको दोबारा ना हो, तो इसलिए भी लोग हमारे पास आते हैं। तो पंचकर्म चिकित्सा में एक ऑप्शन आता है शोधन चिकित्सा का, तो उनको हम शोधन चिकित्सा देते हैं। तो शोधन चिकित्सा होने से ये होता है कि जैसा सुश्रुत ने कहा है, जो दोषों की असाम्यावस्था है, जो धातु दुष्टि हो जाती है, फिर वो धातु दुष्टि और असाम्यावस्था नहीं हो पाती, तो उससे जल्दी से रिकरेंस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसलिए पंचकर्म चिकित्सा की दोनों टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। पहले शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए, और दूसरे तरह के लोगों में हम शोधन चिकित्सा इसलिए करते हैं कि वो कैंसर उनको दोबारा से ना हो। सर, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मतलब अलग अलग तरह के कैंसर्स हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और पहले कौन कौन से तरह के होते हैं, ये एक बार आप बता दीजिए, फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये एक बार। देखो, जनरली कैंसर्स के जो कॉमन सिम्टम्स है वो अलग अलग है सब में। फिर भी मैं जैसे कुछ बताता हूँ कि लोगों को क्या सोचना चाहिए। अगर किसी मरीज को ऐसा लगता है शरीर में कहीं भी अचानक से कोई गांठ हो गई है, अचानक से कहीं से खून बहना शुरू हो गया है, जैसे अचानक से जैसे फीमेल्स होती है उनके ब्रेस्ट में कोई गांठ हो गई, कोई सूजन हो गई है, भूख लगनी बंद हो गई है, अचानक से किसी का वजन कम होना शुरू हो गया है, कहीं शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं अचानक से दर्द होना शुरू हो जाए, तो ये एक स्क्रीनिंग लक्षण है। मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा है और ये देखना चाहिए। ये कैंसर की तरफ एक इशारा करते हैं, ये डायग्नोज नहीं करते हैं। फिर जब आप जाओगे कि मैं सपोज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई फीमेल है, तो वो उसको ब्रेस्ट में कोई स्वेलिंग हुई, उसने पहले नोटिस किया कि हाँ मेरी ब्रेस्ट में एक स्वेलिंग, तो उसको तुरंत एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसको एक्सक्लूजन करना चाहिए कि वो कैंसर वाली स्वेलिंग है या नॉर्मल दूसरी स्वेलिंग है जो कैंसर के बिना है, बिनाइन बोलते हैं हमारी भाषा में, या फाइब्रोडेनोमा या और भी बहुत सारी बीमारियाँ है। लेकिन अगर वो कैंसरस है तो हमें एक जैसे और इन्वेस्टिगेशन हम आगे बढ़ते हैं, हम एक सिंपली मेमोग्राफी कराते हैं या अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तो हमें उससे काफ़ी आइडिया हो जाते हैं। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, फिर हम बायोप्सी कराते हैं, तो बायोप्सी से वो आ जाता है कि भाई ये कैंसर है। जिस दिन आपको डायग्नोस हो गया कि ये कैंसर है, तो उस दिन आपको तुरंत से इलाज करा लेना चाहिए। और आयुर्वेद में कितना समय लगता है इसको ठीक हो जाने में और उसके बाद उसका क्योर करते रहने में? देखो, कुछ जर्नल है जो पब्लिश्ड है, इंटरनेशनली ग्लोबल जर्नल है, वो ऐसा दावा करते हैं कि हाँ कैंसर्स ठीक हुए हैं, पर इंडिविजुअल पेशेंट्स पे इंडिविजुअल कैंसर्स की बात करते हैं। कॉमनली ऐसा डेटा अभी आने में समय लगेगा। फिर भी मैं आपको बताऊँ, अगर कोई प्राइमरी कंडीशन पे पेशेंट आया है तो जैसा सुश्रुत ने कहा है सर्जरी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, तो उनको सर्जरी ही करानी चाहिए। मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ। पर आगे अगर वो कैंसर आगे बढ़ गया है तो फिर उसका ट्रीटमेंट जनरली हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो लगभग 2 साल का प्रोटोकॉल है। हम हर 3 महीने पे पेशेंट्स को एनालाइज करते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हम एविडेंस बेस आगे बढ़ते हैं। WHO के जो प्रोटोकॉल है, जैसे FACT-G एक प्रोटोकॉल है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, हम उसके बेसिस पे आगे बढ़ते जाते हैं, कितना सुधार उसमें है, कितने चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट को घटाते बढ़ाते हैं। पर ऑलमोस्ट हम लगभग 2 साल ऑन एन एवरेज एक पेशेंट को देते हैं। एज का भी कुछ है कि मतलब इस एज के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं या फिर? देखो, कैंसर वैसे जो बीमारी है वो मिडिल और ओल्डर एज की ज़्यादा है, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से, पिछले 1 दशक से बच्चों में भी कैंसर जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसकी वजह आप एक बार? इसकी वजह जो लाइफ स्टाइल में बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। ये जेनेटिकली है या फिर बच्चे जो जब उनका खान पान जो बचपन से हुआ या फिर उनकी देखभाल में कोई कमी रह गई, किस तरह से? देखो, जेनेटिक का मतलब अलग होता है, खान पान में कमी का मतलब अलग होता है। हाँ। मैं दोनों मतलब आपको बताता हूँ। जैसे जो जेनेटिक प्रोसेस है उसमें कहती एक पीढ़ी से एक पीढ़ी में कैंसर हुआ,
तो जो जीन्स होते हैं, जीन्स मतलब जो एक पेरेंट्स के गुणों को दूसरे अपने आगे बच्चों में लेके जाते हैं, उनको जीन्स बोलते हैं। तो जब वो कैंसर वाला जीन आगे ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे में, तो उस बच्चे को भी फिर कैंसर होगा। ऐसा होता है? वैसा होता है। जेनेटिक कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है जिनकी पीढ़ी में पहले कैंसर हो चुका है, तो उनको वो लोग प्रोन माने जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को, अपने हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रीटमेंट भी रखा है, मतलब जिन लोगों की फैमिली में पहले कैंसर हो चुका है तो उनके लिए हमने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तय किया हुआ है कि आप आइए, आप शोधन चिकित्सा कराइए और आयुर्वेद की जो दिनचर्या ऋतुचर्या है उसका पूरी तरह से पालन करिए, तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं उनके लिए। और दूसरा जो आपने जीवन शैली की बात करी, तो जीवन शैली में चेंज मतलब जैसे आप देखो क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, लाइफस्टाइल हमारा बहुत फास्ट, बहुत चेंज होता जा रहा है। तो हमें नेचुरली जो हम क्योंकि हम सब भारत के नेटिव्स हैं, तो भारत में जो क्लाइमेट्स है, जिस तरह से लोग पहले रहते आ रहे थे, उससे एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस हो गए। हमने अपने खान पीन में बहुत सारे बदलाव कर दिए, एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो इनसे क्या होता है, जो सेल्स की अंदर की जो बनावट है, जिसको डीएनए कहते हैं या आप समझ लो कि जीन्स कहते हैं, उनमें परिवर्तन आने का चांसेस होते हैं। अगर उनमें कोई ऐसा परिवर्तन आ गया जो कैंसर सेल्स को प्रमोट कर दे, तो वो कैंसर सेल को प्रमोट करके उसमें कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो खान पीन, लाइफस्टाइल और जीवन शैली में जो बदलाव होते हैं वो डायरेक्टली सेल को नहीं प्रभावित करते, पर अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहे, जैसे कोई फैक्ट्री वर्कर है और वो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, तो एस्बेस्टोस, अगर आपने सुना हो, एक केमिकल कंपोनेंट है, अगर वो उस तरह से काम करता है और लंबे समय तक उसके एक्सपोजर में रहा, तो पेशाब की थैली का कैंसर होने का खतरा रहता है। जैसे आपने स्मोकिंग कॉमनली देखा है, अब आप बहुत सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने के बाद जो कैंसर का डेटा सामने आता है, तो ज़्यादातर कैंसर पुरुषों को हुआ, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष यहाँ पे सिगरेट पीते हैं, और ज़्यादातर लोगों को उनको कैंसर हुआ जो स्मोकिंग के हैबिचुअल थे। तो ऐसा देखा गया है कि वो सेल्स इन सब से कन्वर्ट हो सकती है, तो ज़्यादा चांसेस है उनमें कैंसर होने के। और अगर किसी ने क्विट करी, माना उसने 1 साल तक किया, उसके बाद उसने छोड़ दी, लेकिन सेल्स तो अब डेवलप हो चुके हैं। नहीं, सेल्स सब में डेवलप नहीं होते। वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जो शारीरिक बनावट है वो कितनी मजबूत है, आपकी सेल्स में इम्यूनिटी पावर कितनी है, कितनी जल्दी वो परिवर्तन हो सकती है या नहीं हो सकती है। सेल्स सब में डेवलप नहीं होते हैं। कुछ कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ केसेस में डेवलप होते हैं। बट फिर भी नहीं करनी चाहिए स्मोकिंग। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर स्मोकिंग के बहुत सारे और भी नुकसान हैं, और हाइपरटेंशन, डायबिटिक, मतलब बहुत सारे और नुकसान है। मैं उन तरफ नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि हम कैंसर की बात कर रहे हैं। सर, क्लाइमेट का आपने कहा कि क्लाइमेट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऋतुचर्या जो है आयुर्वेद में, उसमें बहुत सारी बातें बताई है, खान पान जी। तो जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे पहाड़ी जो हिल एरियाज हैं, वहाँ का खान पान भी अच्छा है, हवा पानी अच्छा है, ऐसा कहते हैं। अब तो वहाँ से कैंसर के पेशेंट्स कम आते हैं, मतलब अगर हम देखें कि शहर से ज़्यादा, शहर के मुकाबले कितना रेशियो रहता है? आपकी बात ठीक है। अभी तक जो मेरे पास डेटा है या जो मोस्टली डेटा पब्लिश होता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कैंसर अर्बन एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और चूंकि हिली एरिया की हम बात करते हैं, तो वहाँ कैंसर के जो पेशेंट्स अभी तक हमारे पास आए हैं वो कम आए। और यद्यपि हमारे पास मतलब चमोली से, उत्तरकाशी से, पिथौरागढ़ से, ऐसी जगह से पेशेंट्स है उत्तराखंड में, पर ज़्यादातर पेशेंट पहाड़ के नहीं है। इम्यूनिटी वाला एक फैक्टर है, बिल्कुल इफेक्ट है, लाइफस्टाइल का फैक्टर है, क्लाइमेट का फैक्टर है, ये निर्भर करता है। दूसरी बात ये कि जैसे आप तंबाकू चेविंग की बात करते हैं, तो तंबाकू चेविंग ज़्यादातर रूरल एरिया में चबाया जाता है। जो सिटी के लोग हैं वो तंबाकू की तरफ कम, अल्कोहल की तरफ ज़्यादा है। तो तंबाकू वाला जो कैंसर है, यानी कि जो माउथ कैंसर है, वो आपको देखने को मिलेगा कि रूरल एरिया में ज़्यादा मिलता है। चबिंग वाला जो है वो जबड़े को इफेक्ट करेगा। हाँ, जो मुंह का कैंसर होता है, वो आपको देखने को मिलेगा कि रूरल एरिया में ज़्यादा मिलता है। उसका कारण है कि कई बार ज़्यादातर लोग वहाँ तंबाकू चेविंग करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में जो कि बहुत प्रभावशाली रही हैं कैंसर के इलाज? आयुर्वेद में देखो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैं कुछ के नाम आपको बताता हूँ। जैसे हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं, एक तरह की जो रस औषधियों की चिकित्सा हम करते हैं, तो रस औषधियों में जैसे हीरक भस्म है, ताम्र भस्म है, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म है ना, तो ये सारी भस्मों का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा जो काष्ठ औषधियाँ, काष्ठ औषधियों में अश्वगंधा, तुलसी, हरिद्रा और दारू हरिद्रा, हरित की, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। जिस मरीज को जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के हिसाब से हम अपनी दवाओं का चयन करते हैं। उनकी स्टेज के हिसाब से हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं ट्रीटमेंट का, और वो हम मरीज टू मरीज अलग तरह से मतलब फिर
अप्लाई करते हैं। तो इम्यूनिटी का तो एक बड़ा फैक्टर है। तो मतलब जैसे कश्मीर वाला जो एरिया है वो हल्दी बहुत ज़्यादा खाते हैं जैसे, हाँ। और ठंडे इलाकों में हाँ। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम वहाँ पे अच्छा होता है, तो बेसिकली ठंडे इलाकों से कम कैंसर के पेशेंट आ सकते हैं अगर वो कोई गलत उसमें ना हो, कोई ऐसी चीज़ का सेवन ना हाँ, करें। अगर खान पान अच्छा है और जेनेटिकली उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। वाटर रिसोर्सेज भी ऐसे होते हैं कि जड़ी बूटियों से होकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल। ठीक है सर, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है अल्केमी चिकित्सा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अल्केमी चिकित्सा एक रस औषधि वाली चिकित्सा है। ये जो हमारे आयुर्वेद में एक पूरी ब्रांच है इसकी, रस शास्त्र के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, वो सारी औषधियों का यूज़ किया जाता है जो मेटेलिक प्रिपरेशन होती है। जैसे आप जो गोल्ड पहनते हो, मैं बड़े साधारण शब्दों में आपको डिफाइन करता हूँ। आप जो गोल्ड पहनते हो, जो आप सिल्वर पहनते हो, तो हमारे यहाँ एक स्पेशल विधा है, इसकी एक स्पेशल ब्रांच है। हम इस गोल्ड से उसमें अलग अलग पैटर्न को यूज़ करके, अलग अलग प्रोसेस करके, उसको अलग अलग उसमें औषधियाँ मिला के उसकी दवाई बनाई जाती है। उस दवा को हम भस्म के नाम से कहते हैं, भस्म और पिष्टी के नाम से। तो जब ये अपने बहुत ही लोअर मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं इनके बॉडी। तो रस चिकित्सा एक तरह से इमरजेंसी दवा की तरह काम करती है, और इनके इतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं कि जैसे हम कुछ ऐसे कैंसर पेशेंट में यूज़ करते हैं जिनको बहुत समय नहीं है, तो बहुत जल्दी ये रिजल्ट दे देती है। हमें वेट नहीं करना होता कि अब 3 महीने खिलाएंगे तो तभी रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं। हम जल्दी इनको अगर देते हैं तो जल्दी से रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो ये बहुत ही हालांकि लंबा और लेंथी प्रोसेस है कि भाई इस तरह की प्रिपरेशन को बनाया जाए, और बहुत सावधानी रखनी पड़ती है मेटल से दवाई बनाने के लिए। तो ऐसी भस्मों का प्रयोग हम करते हैं। ये एक तरह की मेडिटेशन का कितना इफेक्ट है अगर मेडिटेट किया जाए? जी, मेडिटेशन का बहुत इफेक्ट है, क्योंकि मेडिटेशन कैंसर को अगर मतलब किसी का आदमी को पता लग जाए कि उसको कैंसर हो गया है, तो आप कुछ भी कह दीजिए, कल्चर कह दीजिए या कोई ऐसी बात कह लीजिए, तो लोग डर हो जाते हैं। इतना आदमी और किसी से नहीं डरता, पर कैंसर के नाम से डर जाता है। तो वो डर उसके लिए इतना घातक है, वो स्ट्रेस जो बॉडी के पूरे हार्मोन्स के लेवल है, जो उसकी ऊर्जा का लेवल है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। उसके पूरे जो साइकिल्स है, जो चक्र है, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेडिटेशन इसलिए हेल्पफुल है, एक तो वो स्ट्रेस लेवल को, तनाव को कम करता है, तो उससे जो उसका नुकसान हो रहा है बॉडी का, जो हार्मोनल लेवल की वजह से नुकसान हो रहा है, वो नुकसान नहीं होता। ऊर्जा का लेवल बढ़ा रहता है, इम्यूनिटी बढ़ी रहती है, वो पॉजिटिव रहता है। तो उसमें एक जो कैंसर सेल्स के प्रति लड़ने की इच्छा है वो जागृत होती है। तो ऐसे लोग सर्वाइव कर जाते हैं। तो मेडिटेशन का ये 3-4 चीज़ों को लेके बड़ा रोल है। सर, अभी कौन कौन से नए ट्रीटमेंट्स हैं जो आयुर्वेद आगे ऐसे कोई जिस पे आप काम कर रहे हो कि यार ये वाली चीज़ें जो नई आने वाली हैं जिससे ये ट्रीटमेंट थोड़ा और फास्ट हो सकता है? हाँ, हम लोग अपनी भस्मों को लेके कुछ वर्क कर रहे हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी। तो हमारी अप्रोच है हम उस तरह से कुछ काम कर पाए, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स में जाने के बाद जो हमारी दुनिया की कोई भी औषधियाँ है, तो उनका जो इफेक्ट है वो कई गुना है, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम लोग उस तरफ से काम कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है, अभी अंडर द टेबल है, और बहुत जल्दी उस पर कुछ वर्क होगा तो मैं आपको बताऊँ। हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि अभी किस तरह का खान पान उनको लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग अभी इस स्टेज पे हों कि वो ऑलरेडी कुछ ऐसा खान पान या ऐसी चीज़ों का सेवन करते हों कि यार कुछ बदलाव शरीर में आने शुरू हो गए हों। तो वो चेंज किस तरह से किया जाए, शिफ्ट किस तरह से किया जाए? देखो, मेरे हिसाब से तो दिनचर्या और ऋतुचर्या का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, पहला। दूसरा, जो भी एडिक्शन ले रहे हैं, चाहे वो अल्कोहल के रूप में, टोबैको के रूप में आप स्मोकिंग करते हैं, तो उसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, वो ठीक नहीं है। जो आपके खाने का रूटीन है उसको आप बिल्कुल नियमित रूप से कर दीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आप लेते हैं वो एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, और वो डाइट टाइमली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोज लंच मिस कर दे रहे हो, फिर डिनर मिस कर दिया। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो फिजिक है, जो इम्यूनिटी, बड़ी वीक होती है। जहाँ तक खाने की बात है, खाने में आप सारे फल खाइए, ऐसा कुछ कैंसर से बचने के लिए कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। जो भी फ्रूट, जो भी खान पान इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो आपको शारीरिक और मानसिक लेवल पे मजबूत करता है, आप वो सारे खान पीन खा सकते हैं। जैसे आपका मोटा अनाज है, उत्तराखंड में बड़ा पॉपुलर है, जैसे सारे फ्रूट्स है, जैसे और भी चीज़ें हैं, ब्रोकली है, तुलसी, घरों में हल्दी का प्रयोग होता है। भारत जो है वो विरासतों का देश है, हल्दी विरासत में हर घर में, तो आप वो सब खाइए। और जितना ज़्यादा हो सकता है, जैसे जो केमिकल कंपाउंड है, प्लास्टिक कंटेंट है, जंक फूड है, इन्हें खाने से बचे। तो जितना बचा पाएंगे आपको, उतना आपके लिए अच्छा। प्लास्टिक के बर्तनों में आजकल जैसे यूज होते हैं प्लास्टिक के बर्तन, आप मेटलिक, आपके पास और भी बर्तन हैं, आप उनको यूज कर लीजिए। यथासंभव
हर जगह संभव नहीं है, पर जहाँ संभव हो सकता है प्लास्टिक कंटेंट को कम कर दीजिए। खासतौर पे पॉलीथीन बहुत डेंजरस है, तो उसको, और जो लोग जैसे केमिकल रिएक्शन वाली जगहों में काम करते हैं, जैसे अब कोई लेबर क्लास आदमी है तो उसका काम ही वही है, वो केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, तो उसको विशेष तौर पे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे खान पीन देने चाहिए। जैसे वो रोज़ एप्पल से शुरुआत कर सकता है, रोज़ खाना है उसको, रोज़ योगा प्राणायाम कर सकता है, रोज़ जो है वो जैसे मास्क लगा के काम करना, ये दिनचर्या का हिस्सा है। जैसे ऋतुओं के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, जैसे हरित की एक हमारे यहाँ औषध है, तो उसको हम अलग अलग ऋतु में अलग अलग दवाओं के साथ यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे 6 ऋतुएं मानी गई है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो जैसे शिशिर में पिपली के साथ, आपने शरद में मधु के साथ, इस तरह से, फिर वर्षा में सेंधव लवण के साथ, ऐसे मिला के सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो आप अपनी सेल्स को नेचुरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैंसर सेल से बनने में। बरसात का मौसम थोड़ा ऐसा होता है जहाँ पे इम्यूनिटी भी लो होती है, ऊपर से मौसम भी इस तरह का होता है, लोगों का खान पान पे कंट्रोल नहीं रह पाता है। हाँ। कंट्रोल ऐसा कि भूख नहीं लगती है ज़्यादा, क्योंकि एक तो और पानी भी इंसान ज़्यादा नहीं पीता है, वाटर लॉस वैसे ही हो जाता है। तो बरसात के मौसम के लिए कुछ स्पेशल है? आप हरित की एक औषध आती है हमारे यहाँ, जो एक कास्ट औषधि है, प्लांट में जो फल लगता है, फल के चूर्ण मार्केट में बने हुए मिलते हैं हरित की के नाम से। आप उसको सेंधव लवण के साथ में मिला के और डेली ले सकते हैं। ये काफ़ी है आपके पूरी बरसात निकालने के लिए। और घरों में जो आप नेचुरली यूज़ करते हैं, वही हल्दी यूज़ करते हैं, तो आप रेगुलर लीजिए, अच्छा है वो आपके लिए। सर, आज का लास्ट सवाल ये है कि कहते हैं कि सुबह का नाश्ता राजाओं की तरह करना चाहिए, दिन का मजदूर की तरह, और रात का साधुओं की तरह। तो ये सही है या ये मिथ है? नहीं, बिल्कुल सही है ये। एक्चुअली इसका, वैसे तो इसके बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, मैं आयुर्वेद की भाषा में बताऊंगा तो वो बड़े जटिल है, मैं आपको बिल्कुल सामान्य भाषा में बताता हूँ जी। हमारी जीवन शैली ये है कि हम दिन में सुबह उठते हैं, पूरे दिन भर हम काम करते हैं, तो हमें ज़्यादा कैलोरी चाहिए, हमें कैलोरी चाहिए होती है काम करने के लिए। जब हम सुबह अच्छा खाना खाते हैं तो हम एनर्जेटिक रहते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, दिन में हम जब अच्छा लंच करते हैं तो भी एनर्जेटिक रहते हैं, शाम को हमने जाके सोना है। तो अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरी लोगे तो बॉडी में स्टोर होगी, वो स्टोर कैलोरी फिर आगे क्या करेगी, वो आपको मोटापा देगी, वो आपको कैंसर देगी, वो आपको नई नई बीमारियां जो आ रही है लाइफस्टाइल की वजह से, वो नई नई बीमारियां देगी, जैसे डायबिटीज़। तो वो क्या देगी, वो फिर आगे भविष्य तय करे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रात का खाना हल्का, ताकि एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है, कैलोरीज वो स्टोर ना हो। कहते हैं कि शाम के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह सूरज उगता है तो हमारी बॉडी भी जागती है उस तरह से, और फिर रात को बॉडी का टेम्परेचर लो जाता है, क्योंकि अब उसको आराम करना है, पूरा दिन उसकी एनर्जी लगी है किसी काम में। तो शाम को एक्सरसाइज करना, और ज़्यादातर करते हैं लोग, वो जॉगिंग पे जा रहे हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स में कोई इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, तो ये शाम को एक्सरसाइज करना अवॉइड करना चाहिए या फिर सही है, कोई इशू नहीं है? अगर आप मुझसे ये बात मतलब सदियों पहले पूछते तो शायद मैं हाँ कहता okay. पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आप दोनों में कोई भी टाइम चुन सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत कमी है, भागती दौड़ती लाइफ हो गई है। जहाँ तक बात इसमें कॉन्सेप्ट की है, तो आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है ऐसा कि हाँ, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर उसने टाइम को ऐसा डिसाइड नहीं किया। तो आपको जब समय मिले आप कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि वो शाम को करना है या सुबह करना है, ये सब मिथ्स वाली बातें हैं। तो जो रूटीन होते हैं कि आपको कितना व्यायाम करना चाहिए, कितना वजन उठाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। आप अपनी क्षमता से ज़्यादा व्यायाम ना करें, आप अपनी क्षमता से ज़्यादा वजन ना उठाए, आप जो खाना खा के मतलब जैसे बोलते हैं तो 40 मिनट का कम से कम ब्रेक दे। अब अगर आप इवनिंग में स्पोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा ना चले, क्षमता से ज़्यादा कार्य ना करें, क्षमता से ज़्यादा वजन ना उठाए। जैसे एक कॉन्सेप्ट है अर्ध श्वास लेने तक। आयुर्वेद ये कहता है कि जब आपको सांस फूलने लगे तो आपको व्यायाम रोक देना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्चुअल ध्यान रखना है, बाकी सुबह शाम का इससे कोई खास लेना देना नहीं। और ठंडे पानी से नहाने में और गर्म पानी से नहाने में कोई बेनिफिट्स आप बताइए कि ठंडा पानी से कब नहाना सही रहता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, और गर्म पानी से नहाने के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ऋतुचर्या के बारे में। हाँ। आपको ऋतु के हिसाब से चलना चाहिए। आप ग्रीष्म ऋतु में तो आप ठंडे पानी से स्नान कीजिए, आयुर्वेद कहता है ऐसा। आपको शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए। आप शरद ऋतु में पहुंच गए, हेमंत ऋतु में पहुंच गए, आप जनवरी के महीने में, तो आप उष्णोदक होगा, उष्ण जल से, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नहाएं, गुनगुने पानी का ही पीने के लिए सेवन करें। जैसे हमारे साधु महात्मा हुआ करते थे तो वो नदी में नहाते थे सुबह सुबह, चाहे सर्दियों में भी नहाते थे, तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं? मतलब ठंडा पानी का क्या बेनिफिट है? ऐसा ठंडी जगह रहते भी है, फिर ठंडे पानी में नहाते भी हैं, और बॉडी फिर वो
एक एनर्जी भी देती है ऊपर से आपको। उसमें आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है सात्मे का। सात्मे का मतलब होता है यत आत्मन उपसेते तत् सात्मे, जो आपकी आत्मा और मन के साथ समान रूप से शरीर में मिल जाए, उसको सात्मे कहते हैं। तो उन्होंने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया, उनको अच्छा लगा वो, तो उसके अपने बेनिफिट उनको नजर आए, तो उन्होंने उसको यूज किया। पर आप अगर आज की डेट में उसको बात, अब आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करेंगे, तो आप अगर जनवरी की ठंड में आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो वास्तव में आप बीमार पड़ जाएंगे। तो जब या तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आपको साथ में होगा। जैसे जैसे आप व्यायाम की बात अभी कर रहे थे, तो अगर आपको इवनिंग में आपको हैबिट हो गई है व्यायाम करने की, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए, कोई लाभ बेनिफिट है उसके। वैसे ही ठंडे पानी से आप नहाने के अगर प्रैक्टिस हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ भी सिटी में ऐसे सुबह भी ठंडे पानी से नहाते हैं, पर उनकी बॉडी साथ में उसके प्रति, तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अगर कभी ठंडे से कभी गर्म से नहाते हैं, तो आपको फिर वैसे ही चलना होगा। अगर आप ठंडे मौसम में ठंडे पानी से नहा लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और या फिर आप उसके हैबिचुअल हो जाइए, यानी कि साथ में हो जाइए। डेली लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस करें कि इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बच पाएं? चेंजेस तो खैर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। लेकिन कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कैंसर सिर्फ एक शब्द है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप डरते हैं वो डरना छोड़ दीजिए। कैंसर से बहुत सारे लोगों ने लड़के सरवाइव किया है, आप भी कर सकते हैं। युवराज सिंह एक बड़ा एग्जांपल है। युवराज सिंह और भी बहुत सारे लोग हैं, खुल के बोलते हैं इस बारे में कि यार बिल्कुल है ना, क्योंकि लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा था लोगों में के अंदर उस टाइम पे भी। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो कैंसर का असली ट्रीटमेंट है वो है जल्दी पहचान और जल्दी चिकित्सा। जितना जल्दी आप डायग्नोज करके कैंसर को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैंसर है, उतने जल्दी आप चिकित्सा लेकर ठीक हो सकते हैं। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।